हेलो गुड इवनिंग, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। जब एसेट एलोकेशन की बात आती है जो कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है, तो हम अपना पैसा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी के लिए जो खास बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हम सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे कि हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए, हमने गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स का ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फिजिकल सिल्वर खरीदना पड़ता है। यानी अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर ऐसे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप या तो ज्वेलरी खरीदते हो, या आप सिल्वर कॉइन्स खरीदते हो, या आप सिल्वर बार खरीदते हो। लेकिन अभी सेबी की हरी झंडी मिलने के बाद पहला सिल्वर ईटीएफ लॉन्च हुआ था। रिसेंटली आईसीसी ने सिल्वर ईटीएफ पहला लॉन्च किया और अभी 13 जनवरी से 27 जनवरी तक अपना पहला फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्या हम आईसीसी सिल्वर के ईटीएफ फंड ऑफ फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना एलोकेशन हम अपने पोर्टफोलियो का सिल्वर ईटीएफ में रख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सिल्वर को आपके अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, सिल्वर में आप अपने पोर्टफोलियो में निवेश क्यों करना चाहिए। तो इसका पहला कारण तो यह है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, जो कि बढ़ भी रही है, तो सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सिल्वर एज अ कमोडिटी का प्राइसेस आपके इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। यानी अगर महंगाई दर बढ़ती रहेगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ रही है, तो सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो इससे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। दूसरा जो रीजन है, सिल्वर ऐसा कमोडिटी के साथ इक्विटी के साथ नेगेटिव कोरिलेशन का काम करता है। यानी अगर एक एसेट क्लास गिरेगी, यानी एक एसेट क्लास में नुकसान हो रहा है, तो दूसरी एसेट क्लास कंपैरेटिवली कम गिरेगी या वहां पे नुकसान कम होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सब प्राइम क्राइसिस 2008-2009 में जब ये होम सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उस समय इक्विटी मार्केट में यानी निफ्टी 50 की अगर बात करें तो तकरीबन 54% निफ्टी 50 गिरा था। लेकिन वहीं उस समय सिल्वर ने 13% का रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर अभी की बात करें, कोविड-19 रिसेंट इवेंट की बात करें, तो उस समय अभी कोविड-19 में इक्विटी मार्केट निफ्टी 50 तकरीबन 37% से गिरा था, 33% के आसपास गिरा था। लेकिन वहीं सिल्वर जो था सिर्फ तकरीबन 22% गिरा था। तो यानी सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी, एक डाइवर्सिफायर का काम करती है और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपका जो रिस्क है उसको कम करती है। इसलिए सिल्वर ऐसा कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। इसके अलावा एक और रीजन है, चांदी की कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको एवुलेट नहीं करती है। यानी सिल्वर का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एवुलेट नहीं करती। आपने शायद डीएचएफएल के केस के बारे में सुना होगा, एलएनएफएस केस के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली बॉन्ड्स में हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको क्रेडिट रेटिंग को एवुलेट करती है, और अगर इनकेस बॉन्ड्स की रेटिंग डाउनग्रेड होती है, जैसे कि डीएचएफएल के केस में हुआ था, एलएनएफएस के केस में हुआ था, तो उस बॉन्ड के प्राइसेस पे काफी इंपैक्ट आता है, और जिसकी वजह से जो फंड्स इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे फंड्स की एनएबी में भी काफी गिरावट आती है। हमने देखा था कि इस टाइम पर जब डीएचएफएल के केस में रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी, रिसेंटली इमीडिएटली डाउनग्रेड हुई थी, उसके बाद काफी सारे लिक्विड फंड्स भी 2-3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे थे। तो ये वाला जो डाउनग्रेड वाला जो रिस्क है वो सिल्वर के साथ में यानी चांदी के साथ में नहीं है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, सिल्वर का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं होता है। सिल्वर का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इसकी इंडस्ट्रियल आउटपुट्स के लिए होता है। यानी सबसे ज्यादा जो डिमांड है इसकी, वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। आप आज कोई भी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर लीजिए, आप चाहे स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर लीजिए, उसमें बैटरी बनती है, उसमें भी सिल्वर का यूज होता है। सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए, आप सैटेलाइट्स की बात कर लीजिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पे भी सिल्वर का इस्तेमाल है। तो यानी सिल्वर की जो डिमांड है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है, अगर कंज्यूमर डिमांड से कंपेयर करो तो वो सबसे ज्यादा डिमांड आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। और खासतौर से लास्ट 3 साल से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है और ये बेसिकली ये सेक्टर भी काफी चर्चा में है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, इस वजह से सिल्वर की डिमांड भी बहुत ज्यादा इन लास्ट 3 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और आगे भी कंटिन्यूसली इसी तरीके से मुझे लगता है कि ग्रोथ बनी रहेगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, और फ्यूचर में भी सिल्वर का प्राइस बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और खास तौर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लास्ट 3 साल से सिल्वर के रिटर्न्स कंपैरिजन करेंगे
तो लास्ट 3 साल से सिल्वर का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो तकरीबन 74% के करीब का है। अगर आप इसे गोल्ड से कंपेयर करते हो तो लास्ट 3 साल में गोल्ड का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो तकरीबन 54% के करीब का है। वो इसी वजह से है क्योंकि सिल्वर की डिमांड इन लास्ट 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ये आगे भी फ्यूचर में पूरे बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं आईसीसी प्रूडेंशियल ने अभी रिसेंटली सिल्वर ETF लॉन्च किया था, जो कि पहला ETF था सिल्वर का। अब उसी के साथ में इस फंड हाउस ने अपना आईसीसी प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया है। तो बेसिकली इसकी जो एनओफओ पीरियड है वो 13 जनवरी से 27 जनवरी है। आपको इसमें जो फंड मैनेजर है जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करेंगे वो मनीष बांथिया एंड निशित पटेल है। इस फंड ये बेसिकली इस एनओफओ पीरियड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लमसम, या जब ये पीरियड ऑफर हो जाएगा तो उसमें आप SIP भी कर सकते हो। तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपीज से कर सकते हो। फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 15 दिन से पहले आप अपने फंड्स को रिडीम करते हो तो 1% का एग्जिट लोड है, और अगर 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। ये फंड बेसिकली बेंचमार्क कर रहा है आपका लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को, जो उसका डोमेस्टिक प्राइस है उसी प्राइसेस को ये रेप्लिकेट कर रहा है, उसका बेंचमार्क है। मिनिमम रिडम्पशन आप कितना भी कर सकते हो जब आपको लगता है, तो कोई रिडम्पशन की कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या मुझे आईसीसी प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए, कितना एसेट एलोकेशन में मैं अपना इसे अपने इन्वेस्टमेंट में रख सकता हूं। तो अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने सिल्वर ETF भी लॉन्च किया है और मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिल्वर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताया है। तो मुझे लगता है कि जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, क्योंकि कमोडिटी गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें तो ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करती है और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे जो रिस्क होता है उसको भी रिड्यूस करती है। तो इन टाइम्स ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को हेज करके रखती है, डाइवर्सिफायर का काम करती है। तो 10 से 15% का एलोकेशन हम ऐसा कमोडिटी में लगा सकते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को हेज करती है। तो अगर आपका गोल्ड आपके ऑलरेडी आप गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि मान लीजिए 5 से 10% का एलोकेशन आपने रखा हुआ है, तो 5 से 10% का एलोकेशन आप सिल्वर में भी रख सकते हो। 10% या 15% से ज्यादा का एलोकेशन रखना मुझे समझदारी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि जो सिल्वर ETF अभी लॉन्च हुए थे, आईसीसी ने जो पहला सिल्वर ETF लॉन्च किया है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप कंपेयर करते हो सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, क्योंकि फंड ऑफ फंड कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं हमेशा। क्योंकि फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, फंड ऑफ फंड डायरेक्टली आपके सिल्वर ETF में ही पैसा निवेश करते हैं, तो वो उनका जो बेसिकली एक्सपेंसेस होगा फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो कंपेरेटिवली कम होगा। लेकिन हालांकि मैं कभी भी एनएफओ के लिए कभी सपोर्ट नहीं करता जब भी कोई नया फंड का एनएफओ आता है, लेकिन अगर कोई नया थीम पे और बेसिकली कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है जिसका सब्सटीट्यूट नहीं है तो वो एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है आपके लिए। तो हाँ, अगर आप डायरेक्टली फंड ऑफ फंड में पैसा लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सिल्वर ETF ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। 5 से 10% का एलोकेशन इन सिल्वर ETF में आप लगा सकते हो। मैं प्लान कर भी रहा था, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई भी थी, तो मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट्स में स्टार्ट करना है। आपको लगता है SIP करनी है, आप SIP भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को भी आप इस प्रोडक्ट के साथ में अलाइन किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को रिस्क को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है, साथ ही में आपके इन्फ्लेशन को भी हेज करके रख रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। आपने पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फंड्स को रिव्यू किया हुआ है और हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।